हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख राजवंश पढ़ने के बाद अब हम मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक इतिहास में मुख्य रूप से हम मराठा राजवंश आज शुरू करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, तो आधुनिक इतिहास है, इसकी जो जड़ें शुरू होती हैं ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मराठा राजवंश की देन है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आधुनिक इतिहास और आधुनिक इतिहास जो घूमता है वो चारों ओर मराठा राजवंश के अधीन चलता है। अब ये मराठा राजवंश वही है जो महाराष्ट्र में शिवाजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसको आगे बढ़ाया विभिन्न मराठा पेशवाओं के द्वारा। अब मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया और एक मध्य प्रदेश में एक सशक्त मराठा साम्राज्य की नींव इनके द्वारा रखी गई। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख राजवंश में है वो मराठा राजवंश है। तो इसमें इसको बढ़ाने का काम किया था पेशवा बाजीराव प्रथम ने। पेशवा बाजीराव प्रथम ने एक युद्ध लड़ा और वो युद्ध लड़ा भोपाल का युद्ध। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि एक पॉइंट बनता है कि भोपाल का युद्ध कब हुआ। तो भोपाल का युद्ध 1737 में 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच में हुआ। हैदराबाद के निजाम को पेशवा बाजीराव प्रथम ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अब परास्त करने के बाद पेशवा बाजीराव की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई कि मराठा राजवंश है वो महाराष्ट्र से आगे की ओर बढ़ा और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की ओर इसने अपना कूच आगे किया। और इसके साथ में ही जो क्षेत्र बना पेशवा बाजीराव के अधीन वो बना आपके चंबल और नर्मदा नदी के मध्य का, नर्मदा नदी के मध्य का क्षेत्र। मतलब कहने की बात यह है कि हैदराबाद के निजाम ने पेशवा बाजीराव प्रथम की जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को स्वतंत्र किया। कौन से क्षेत्र? नर्मदा, आपके चंबल और नर्मदा। तो चंबल और नर्मदा मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदी क्षेत्र हैं। तो नदी क्षेत्र में प्रमुख रूप से यहाँ पे देख लें आप लोग कि कहाँ कहाँ का क्षेत्र आपको दिया गया है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे ये सतपुड़ा पठार या आपके क्षेत्र से गुजरने वाली नदी कौन सी? नर्मदा। और नर्मदा के साथ में इंदौर से निकलने वाली आपकी चंबल। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, या फिर इतना टोटली जो एरिया पड़ता है, ठीक है, ये किसके अधीन चला गया? ये पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन चला गया। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का प्रमुख। अब इसमें प्रमुख रूप से क्या आ गए? ये इंदौर में आपके होलकर आ गए, ग्वालियर में कौन आ गए? सिंधिया, देवास में कौन आ गए? पवार आ गए, और उसके धार में ये धार आप कहीं पे, इसमें कौन? आनंदराव पवार। तो ये सब इन्होंने क्षेत्र जो प्राप्त किया था ये किसकी देन थी? ये देन थी पेशवा बाजीराव प्रथम की, जिन्होंने अपने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया था। अब चंबल और नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है वो ऐसे ही नहीं दिया गया, इसके लिए एक संधि की गई थी। उस संधि का नाम था दोरा सराय संधि। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी संधि? दोरा सराय संधि। ये दोरा सराय संधि कब हुई थी? तो ये जब युद्ध लड़ा गया था 1737 में, तो दोरा सराय की संधि भी 1737 में हो गई थी। दोरा सराय संधि के अधीन चंबल और नर्मदा नदी के मध्य का क्षेत्र पेशवा बाजीराव प्रथम को सुपुर्द किया गया। किसने? हैदराबाद के निजाम ने, या फिर यहाँ पर उनका क्षेत्र बना। अब फिर क्या हुआ 1737 के बाद 1740 में और आगे बढ़े कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम 1740 में आगे बढ़े और उन्होंने विजय का लक्ष्य है वो बढ़ाया। और कहाँ? बड़वा और खरगोन। बड़वा और खरगोन को विजित करने के लिए आगे बढ़े। विजित करने के लिए आगे बढ़े। कौन बढ़े? 1740 में बड़वा और खरगोन को विजित करने के लिए पेशवा बाजीराव प्रथम आगे की ओर बढ़े। लेकिन रास्ते में ही क्या हुआ? 28 अप्रैल 1740
28 अप्रैल 1740 को ज्वर से पीड़ित हो गए। ज्वर से पीड़ित कौन हुए? ये पेशवा बाजीराव प्रथम। और ज्वर से पीड़ित होने के कारण ही पेशवा बाजीराव प्रथम की यहां पर मृत्यु हो गई। ज्वर से पीड़ित और इनकी यहां पर क्या हुई? मृत्यु हुई। और ये मृत्यु हुई ना एक गांव में हुई, ठीक है। इस गांव का नाम है रावड़खेड़ी। रावड़खेड़ी, रावड़खेड़ी एक गांव है जो मुख्य रूप से आपका, यहाँ पे थोड़ा इसको चेंजेस यहाँ पे देख लेना, 1737 में रावड़खेड़ी, ये आपके महेश्वर में। अब महेश्वर जो दर्शनीय स्थल है वो किस जिले का भाग है? वो आपके खरगोन का है। तो अगर क्वेश्चन बनता है यहां से और आता भी है कि पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहां पर है, तो पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावड़खेड़ी में है। रावड़खेड़ी किसका भाग है? वो महेश्वर का है। वो महेश्वर किस जिले में है? खरगोन जिले में है, ठीक है। अब ऑप्शन कुछ भी आए, रावड़खेड़ी आ जाए, महेश्वर आ जाए या फिर खरगोन आ जाए, तीनों का आंसर सामने है। लेकिन मृत्यु के पहले अब इतना बड़ा मराठा साम्राज्य मध्य प्रदेश में स्थापित हो चुका था, उन्होंने क्या किया? उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद या फिर उनके न रहने के बाद मराठा राजाओं के बीच में ही या राजवंशों के बीच में आपस में क्या होगा? कुछ ना कुछ विवाद जरूर उत्पन्न होगा। तो उस विवाद को निपटान करने के लिए ही इन्होंने अपने मृत्यु के पूर्व ही एक औपचारिक पत्र घोषित किया था या औपचारिक दस्तावेज तैयार किया। औपचारिक दस्तावेज ये आया था 1732 में, और 1732 में औपचारिक दस्तावेज किसने? पेशवा बाजीराव प्रथम ने। पेशवा बाजीराव प्रथम ने औपचारिक पत्र या दस्तावेज साइन किया है, साइन करवाया, और उसके तहत मध्य प्रदेश में मराठा जो है उस मराठा को अलग अलग परगने हुआ करते थे। और मराठा राजवंश के अधीन 1932 तक 28 परगने थे, मतलब क्षेत्र आपके, जिनके ऊपर मराठा साम्राज्य का विस्तार था। 28 परगने में जो प्रमुख है आपका, वो आपका एक इंदौर, इंदौर के बाद आपका देवास, ग्वालियर और एक आपका धार। तो औपचारिक दस्तावेज 1732 में पेशवा बाजीराव ने ही मराठा के 28 परगनों को विभाजित किया, और विभाजित करने के साथ में ही इंदौर जो था वो दे दिया होलकर को। तो होलकर राजवंश इंदौर में चला गया। देवास में जो राजवंश थे वो आपके कौन से? पवार राजवंश देवास में। ग्वालियर में जो चले आपके सिंधिया, तो सिंधिया राजवंश। अब सिंधिया राजवंश है ना, ग्वालियर के साथ साथ में इनका जो क्षेत्र आता है वो उज्जैन तक आता है। कौन सा? उज्जैन तक। अभी मैं इसके आगे डिस्कस करूंगा। और धार, ठीक है। और धार में जो है आपके, धार में जो प्रमुख रूप से है वो आपके आनंदराव पवार। आनंदराव पवार आ रहा समझ में यहाँ पर। इंदौर में होलकर वंश, तो आप लोगों ने नाम सुने होगा किसका? मल्हार राव होलकर। पवार है, पवार आपके देवास में है, लेकिन ये देवास रियासत है। ये भी कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में बटी हुई थी। और 2 भागों में एक रियासत का नाम था देवास बड़ी पाती या फिर पांति। देवास बड़ी पाती या फिर पांति, और देवास छोटी पांति। देवास छोटी पांति। ग्वालियर जो क्षेत्र था, उज्जैन क्षेत्र, वो सिंधिया के अधीन, धार का आनंदराव पवार के पास में। अब इसमें थोड़ा समझ लें आप लोग, देवास बड़ी पांति और देवास छोटी पांति। अब देवास जो था, देवास बड़ी पांति, ये गया तुकोजी राव को या तुकोजी पवार को, और देवास छोटी पांति है, ये गया जीवाजी पवार को। अब समझना है ना, क्योंकि एक जीवाजी राव यूनिवर्सिटी आप पढ़ते हो वो ग्वालियर में, वो जीवाजी राव नहीं है, ये जीवाजी पवार है। ये देवास छोटी पांति और ये तुकोजी राव पवार है, और ये देवास बड़ी पांति मल्हार राव होलकर इंदौर में, और सिंधिया आपके सिंधिया राजवंश पूरा आएगा इसमें, ठीक है। अब राणोजी सिंधिया आएंगे जो सिंधिया वंश के क्या बनेंगे? संस्थापक बनेंगे। अब ये जो क्षेत्र है देवास छोटी पांति और बड़ी पांति, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। कभी देवास गए हो तो ये आप लोग जैसे ही यहाँ से इंटर करते हैं, ये आपका भोपाल रोड है, ये आपका भोपाल रोड के पास में ये आप लोगों का चौराहा है, ठीक है। इस चौराहे को बोला जाता है भोपाल चौराहा। भोपाल चौराहे से ये आप लोगों का ये वाला जो क्षेत्र है आप लोगों का, ठीक है,
ये इंदौर रोड है आपका, और ये आप लोगों का कौन सा रोड है, मक्सी रोड है, इंदौर रोड मक्सी रोड। तो यहाँ पे क्षेत्र को, और ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है ना आपका इधर का, भोपाल चौराहा से या भोपाल रोड से इधर वाला, ये भोपाल चौराहा आ गया आपका, तो इंदौर है, और ये इंदौर रोड हो गया, और ये आपका मक्सी। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया पड़ता है, या फिर आप लोग सीधा सकते हैं भोपाल चौराहा से जो आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का कौन सा, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड या भोपाल रोड से आगे जाएंगे तो ये वाला जो है ये कौन सी पांति हो गई आपकी, बड़ी पांति, और ये वाला जो है आपका ये कौन सी पांति, छोटी पांति। सीधा समझिए कि इंदौर रोड से आप लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो वो आप लोगों का, इंदौर रोड से लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं तो वो छोटी पांति, और ये आप लोगों का मक्सी और भोपाल चौराहे के बीच में या भोपाल रोड के बीच में जो ये आपका, ठीक है, यहीं पे इनकी हवेली बनी हुई है वर्तमान में भी, तो ये कौन सा, बड़ी पांति। आ रहा है इतना समझ में। तो ये हमारा कौन सा वंश हुआ, पवार वंश। इसके आगे बढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं। अब इसमें मराठा राजवंश आगे बढ़ा, और इसमें प्रमुख रूप से जो होलकर राजवंश, तो होलकर राजवंश है संस्थापक, होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, और इन्होंने ही आपकी 29 जुलाई 1732 को होलकर राजवंश की नींव रखी थी, और इन्होंने अपनी राजधानी है और राजधानी बनाई इंदौर को, इंदौर। होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने 29 जुलाई 1732 को होलकर राजवंश की नींव रखी और अपनी राजधानी इंदौर को बनाया। अब उसके बाद जो मल्हार राव होलकर थे, इन्होंने, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कि मालवा में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, या मालवा में प्रथम मराठा वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है, तो वो कौन थे आपके, मल्हार राव होलकर। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार, मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर थे, और मल्हार राव होलकर ने क्या किया, अपनी राजनीति या फिर दूरदर्शिता के साथ ही इस वंश को आगे बढ़ाया, और इसी के साथ इतिहास में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद ही मराठा होलकर राजवंश वो और अधिक सशक्त हुआ। ये युद्ध था आपके पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध यह हुआ था आप लोगों का 14 जनवरी 1761। ये सन याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी हम लोगों ने जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था उसमें देखा पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होगा वो 1756 में होगा, 5 नवंबर 1756 के आसपास, जो अकबर और हेमचंद्र या फिर हेमू बोलते हैं या फिर विक्रमादित्य के नाम से लोग जानते हैं, उसमें अकबर विजय हुआ। पहले में आपके बाबर, दूसरे में अकबर, और तीसरे में है वो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मराठों के बीच में। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को क्या कर देंगे, पराजित कर देंगे, जिससे मराठाओं की जो शक्ति है वो क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी, छत विच्छित होने लगेगी। जिसके कारण क्या, इस चीज को आगे देखेंगे कौन, मल्हार राव होलकर। और मल्हार राव होलकर ही क्या करेंगे, इस पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इंदौर पर अपना संपूर्ण अधिकार, इंदौर पर पूरा अधिकार जमा लेंगे, इंदौर पर पूरा अधिकार जमा लेंगे या उसके आसपास के क्षेत्रों को अपना अधीन कर लेंगे। अब ये इंदौर जो क्षेत्र है ना, इंदौर क्षेत्र को समझने की बात है यहाँ पे। जैसे ये आपका इंदौर है, इंदौर, इसी के पास में आप लोगों का देवास, इसी के पास में आपका उज्जैन,
इन 3 चीज़ों को समझना है। जब इंदौर में होलकर है, देवास में पवार है और उज्जैन में कौन है, अब उज्जैन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन है, सिंधिया। तो सिंधिया तो मुख्य रूप से कहाँ पे बैठे हुए हैं, ग्वालियर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो क्षेत्र था उज्जैन का, इसके आगे हम इतिहास में पढ़ेंगे आगे, तो वो आएगा कि कौन यहाँ पे उज्जैन में थे और कौन वहाँ पे ग्वालियर गए। तो उज्जैन का जो क्षेत्र ये सिंधिया के अधीन था। लेकिन आप लोगों का जो देवास है, और देवास एक बड़ा क्षेत्रफल में एक बड़ा क्षेत्र आता है, आपका देवास एक बड़ा जिला है। तो ये जो इंदौर है, इंदौर के साथ ही आप लोगों का ये वाला जो एरिया देखते हैं ना आप लोग, यहीं पे आप लोगों का सोनकच्छ है, ये आप लोगों का यहीं पे भंवरासा वगैरह है, ये वाला क्षेत्र है, ये देवास रियासत के अंतर्गत आता था। जबकि ये आप लोगों का यहाँ पे कन्नौज, ये आपका खातेगांव, और खातेगांव का आप लोगों का जो एक घाट आपका नेमावर घाट, नेमावर घाट, ये किसके अधीन था, इंदौर के अधीन था या फिर होलकरों के अधीन था। इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पर कन्नौज, खातेगांव, नेमावर, होलकर इंदौर के अधीन, उज्जैन सिंधिया के अधीन, और जो देवास है, देवास में आपका सोनकच्छ हो गया और भंवरासा वाला जो क्षेत्र आ गया, ये किसके अधीन था, ये आपके देवास के पवारों के अधीन था। तो इंदौर पर जो पूरा अधिकार जमा लिया, अब किसने जमा लिया, मल्हारराव होलकर ने। और इसके कारण ही पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी दूरदर्शिता दिखाने के कारण ही यहाँ पर मल्हारराव होलकर को एक नाम दिया गया या फिर उनको एक उपाधि से नवाजा गया। मल्हारराव होलकर को उत्तरी और मध्य भारत का क्या कहा गया, किंग मेकर। तो और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मल्हारराव होलकर कौन है, तो मल्हारराव होलकर आपके होलकर राजवंश के संस्थापक है। लेकिन उत्तरी भारत और मध्य भारत का जो किंग मेकर है वो किसे कहा जाता है, वो मल्हारराव होलकर को कहा जाता है। अब 1732 से आगे इन्होंने अपना राज शासन आगे बढ़ाया और 1766 में या 1766 के आसपास ये आगे युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन उसके साथ ही 1766 में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मल्हारराव होलकर की मृत्यु आकस्मिक रूप से हो गई 1766 में। और 1766 में ये आप लोगों का क्षेत्र है वो किस क्षेत्र के, भिंड, ठीक है, ये भिंड जो जिला है आपका, भिंड जिले के आसपास इनकी क्या हो गई, मृत्यु। और इसके पास में ही भिंड के एक जो क्षेत्र है उसमें इनकी समाधि बनी हुई है। इनकी समाधि जो क्षेत्र में है उसका नाम है लहार। तो और क्वेश्चन आ जाता है कि मल्हारराव होलकर की समाधि कहाँ है, तो मल्हारराव होलकर की समाधि लहार में है। लहार किस जिले का भाग है, तो ये आपके भिंड जिले का भाग है। और यहाँ का एक और क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले, इस क्षेत्र का नाम है आलमपुर। अगर यहाँ पे भिंड भी नहीं आता, लहार भी नहीं आता और क्षेत्र आ जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है आलमपुर। 1766 में आकस्मिक मृत्यु भिंड के लहार किसके पास में है, आलमपुर के पास में है, इनकी मृत्यु हो गई। अब 1766 में इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी जो पुत्र वधु है, पुत्र वधु मतलब इनकी बहू का नाम अहिल्याबाई होलकर। लेकिन उनको करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को देखें हम। मल्हारराव होलकर, अब मल्हारराव होलकर के जो पुत्र थे, पुत्र का नाम था खंडेराव होलकर। मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर की पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम था अहिल्याबाई होलकर के पुत्र, इनका पुत्र मालेराव होलकर। मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की विधवा पत्नी कौन, अहिल्याबाई होलकर। और अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मालेराव होलकर को इन्होंने राजा नियुक्त किया और पेशवा की अनुमति से शासन करना प्रारंभ किया। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अहिल्याबाई होलकर के पुत्र का नाम मालेराव, ये मल्हारराव है और ये कौन है, मालेराव है, ठीक है। तो यहां पर अहिल्याबाई होलकर ने पेशवा से अनुमति ली और क्या किया, राज शासन करना शुरू किया।
क्लियर हो रहा है यहाँ तक कि खंडेराव कौन है? खंडेराव मल्हारराव होलकर के पुत्र है। खंडेराव की पत्नी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई और खंडेराव के पुत्र का नाम मालेराव होलकर। और मालेराव होलकर है वो भी ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं और मालेराव होलकर की भी कुछ समय बाद मतलब 1766, तो यहाँ पे आप लोगों की 1767 में मालेराव होलकर की भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मतलब इनका जो जीवन है वो एक तरीके से वेदना, पीड़ा, एक तरीके से विरह में गुजरेगा यहाँ पर। ठीक है, तो राज शासन से इनका मोह क्या होगा? धीरे धीरे भंग होगा और भंग होने के बाद फिर क्या होगा? समाज सेवा इनका मुख्य उद्देश्य बनेगा। और ये भारतीय इतिहास के साथ साथ मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से समाज सेवी के रूप में जो उद्गरित होंगी या फिर इनका उद्भव होगा वो कौन होंगी? अहिल्याबाई होलकर होंगी। अब राज शासन को आगे बढ़ाया और प्रजा की भलाई के लिए कार्य शुरू किया। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने उसके साथ में क्या किया? यहां पर एक दुर्ग है, दुर्ग एक फेमस है महेश्वर किला। महेश्वर में क्या किया? किले का निर्माण। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर किला या फिर महेश्वर किले का निर्माण करवाया। अब इसको वर्तमान का ध्यान रखना है कि वर्तमान में महेश्वर किले को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोगों का वर्तमान में अहिल्या दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। तो अहिल्या दुर्ग कहां पर है? महेश्वर पहले ही बता चुके हैं। महेश्वर कहां पर है? खरगोन में। महेश्वर कहां? खरगोन में। और महेश्वर, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जो घाट है, ठीक है, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट, तो ये नर्मदा का सबसे बड़ा घाट है आपका महेश्वर। यहां तक हो रहा है क्लियर कि महेश्वर किले का निर्माण करवाया। अहिल्या दुर्ग से वर्तमान नाम से जाना जाता है और इसके साथ में ही इसे क्या बोला जाता है? इसे अहिल्या दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नर्मदा का सबसे बड़ा घाट ये महेश्वर हो गया और ये खरगोन जिले में है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है। जैसे आपका सोमनाथ है, सोमनाथ कहाँ है? गुजरात। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा सोमनाथ शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सोमनाथ शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर का जो निर्माण वो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। सोमनाथ शिव मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। लेकिन उसके साथ ही एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर ये है आपके वाराणसी, जहाँ से प्रधानमंत्री अभी सांसद हैं, वाराणसी। और ये किस का भाग है? उत्तर प्रदेश का। तो सोमनाथ विश्व मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। और काशी विश्वनाथ मंदिर जो पूरे विश्व में विख्यात है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो भी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। और इसका निर्माण करवाया गया था 1780 में। ये ध्यान रखना है कि इस मंदिर का निर्माण हुआ 1780 में। अब यह तो मंदिर से संबंधित चीजें हो गई, लेकिन महेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में चंदेरी के साथ में प्रसिद्ध है महेश्वर। तो महेश्वर साड़ियों के लिए, या फिर इसे हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल उद्योग। तो महेश्वर साड़ियाँ या टेक्सटाइल उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान, तो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो रहा अहिल्याबाई होलकर का। ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर समझ में। उसके बाद क्या हुआ? समय व्यतीत हुआ और 1795 के आसपास 70 वर्ष की आयु में 70 वर्ष की आयु में 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई। और अहिल्याबाई होलकर जिन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता था, किस नाम से? देवी के नाम से पूजा जाता था, वो आज अपने प्रजा से बिछड़ गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया कि एक देवी उपनाम है, देवी उपनाम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा अहिल्या दुर्ग, तो अहिल्या, ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर, तो ये देवी लगता है किसके नाम के आगे? अहिल्याबाई होलकर के नाम के आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम देखते हैं यशवंतराव होलकर। 70 वर्ष की आयु में 1795 अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई।
लेकिन अहिल्याबाई होलकर के बाद उनके सेनापति अहिल्याबाई होलकर के सेनापति, अहिल्याबाई होलकर के सेनापति, इनका जो नाम है तुकोजीराव होलकर। अहिल्याबाई होलकर के सेनापति तुकोजीराव होलकर। अब तुकोजीराव, अभी 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई, लेकिन 1795 से लेके 1797 तक जो शासन संभाला था वो होलकर वंश में, वो तुकोजीराव होलकर ने संभाला। लेकिन फिर 1799 में तुकोजीराव होलकर की भी मृत्यु हो जाती है, और तुकोजीराव होलकर के जो पुत्र है, यहां समझ लेना यहां पर कि उनके जो सेनापति के जो पुत्र है, पुत्र का नाम है यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर का 1799 में होता है राज तिलक। तुकोजीराव होलकर के पुत्र यशवंतराव होलकर, यशवंतराव होलकर का 1799 में राज तिलक। अब यशवंतराव होलकर मराठाओं में अगर कहा जाए तो एक ज्वालामुखी जो उद्गारित हुआ था, जिसने अपनी ज्वाला से अंग्रेजों और खास करके सिंधियाओं को जलाने का काम किया था, वो थे आपके यशवंतराव होलकर। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जैसे ही राजा बने और उसके साथ ही यशवंतराव होलकर ने 1801 में यशवंतराव होलकर ने सिंधियाओं की राजधानी, अब आप लोगों के दिमाग में ग्वालियर चल रहा होगा, लेकिन सिंधियाओं की राजधानी 1810 तक उज्जैन थी। ध्यान रखना यहाँ पर कि 1801 में सिंधियाओं की राजधानी उज्जैन थी, और सिंधियाओं की राजधानी उज्जैन पर आक्रमण किया किसने? यशवंतराव होलकर ने आक्रमण किया, और आक्रमण का भयावह परिणाम यह निकला, और इस आक्रमण में सिंधियाओं के लगभग 3000 सैनिक मारे गए। 3000 सैनिक मारे गए, और सिंधिया पराजित हुए। (1801) में मल्हार 1801 में यशवंतराव होलकर ने सिंधियाओं की राजधानी उज्जैन पर हमला बोला, और उसके साथ में ही उज्जैन में सिंधियाओं के 3000 सैनिक मारे गए, और इस युद्ध में सिंधियाओं की बुरी तरह पराजय हुई, और यहां पर भयंकर लूटपाट की किसने? यशवंतराव होलकर ने। और उसी के साथ में एक साल बाद 1802 में वापिस 1802 में यशवंतराव होलकर ने पुनः सिंधियाओं और पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया। आ रहा समझ में? एक पेशवा बाजीराव प्रथम थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी हमने समाधि देख ली थी, पेशवा बाजीराव की रावड़खेड़ी महेश्वर खरगोन में। लेकिन ये पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, और पेशवा बाजीराव जितने वीरता परिपूर्ण जो प्रथम व्यक्ति थे, पेशवा बाजीराव प्रथम, वो खासे वीर थे और बुद्धिमानी थे। लेकिन जो सबसे डरपोक अगर पेशवा अगर माना जाएगा ना, तो वो किसको माना जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय, क्योंकि इन्होंने हमेशा अंग्रेजों के तलवे चाटे, ठीक है, और अपने मराठाओं की शक्तियों को छीन बीन करने का काम किया है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधियाओं को पराजित किया 1802 में। किसने पराजित किया? यशवंतराव होलकर ने। अब यहीं पर नहीं रुके हैं यशवंतराव होलकर, और आगे बढ़े, और 1804 में चंबल नदी के तट पर, या चंबल नदी के तट पर पुनः यशवंतराव होलकर ने अंग्रेज सेनापति का नाम है मानसन।
ठीक है, मानसून मत समझना, मानसिंह मत समझना, ये है मानसन। कि अंग्रेज सेनापति कौन? 1804 में मानसन। और पुनः कौन? वही आपके बापूजी सिंधिया, बापूजी सिंधिया को पराजित किया। मतलब यशवंतराव होलकर सिंधियाओं के साथ साथ में अंग्रेजों को भी क्या बन गए? खतरनाक एक दुश्मन बन गए, मतलब एक क्रांतिकारी योद्धा। 1804 में चंबल नदी के तट पर अंग्रेज सेनापति मानसन और बापूजी सिंधिया को पुनः पराजित किया। 1801 में सिंधिया को पराजित किया। 1802 में किसको पराजित किया? पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधियाओं को। 1804 में फिर पराजित किया, अंग्रेज सेनापति मानसन और सिंधिया को पराजित किया। सिंधिया में वापस बापूजी आ गए। अब फिर क्या हुआ? अब अंग्रेजी प्रशासन इनके सामने झुकने लगा कि ये व्यक्ति तो झुकने वाला नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में संधि करनी पड़ेगी। और संधि करने के साथ में इसको वो क्षेत्र देने पड़ेंगे जो इसको चाहिए। अगर इन्हें वो क्षेत्र नहीं दिए गए तो अंग्रेजों के हाथ से वो क्षेत्र भी चले जाएंगे जो उन्होंने हड़प नीति के द्वारा, अन्य नीतियों के द्वारा अपने नियंत्रण में लिए थे। इसके लिए राजपुर घाट संधि हुई। अब अंग्रेजों को नियंत्रण तो रखना ही था, तो राजपुर घाट संधि ये होती है 1805 में। राजपुर घाट संधि 1805 में किसके बीच? यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच में। राजपुर घाट संधि 1805 में यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि आप लोगों का जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी के महाराजाओं पर यशवंतराव होलकर का अधिकार स्वीकार किया गया। अधिकार स्वीकार किया गया। हो गया यहाँ तक कि जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के ऊपर जो अब अधिकार हुआ ये हो गया किसका? ये हो गया यशवंतराव होलकर का। अब इसके साथ में एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। और मध्य प्रदेश का नेपोलियन कौन? तो ये हैं हमारे यशवंतराव होलकर। फिर क्या 1805 में संधि के बाद संपूर्ण राज शासन अपने अधीन कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ में षड्यंत्र वगैरह चलता रहता है, युद्ध भी होते हैं, लेकिन अंततः क्या 1811 में यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई। उसके बाद अन्य मराठा साम्राज्य शासन करते हैं, लेकिन उसके साथ ही 1947-48 में फिर देश के अंतर्गत जो आपकी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, ठीक है, तो 1947-48 में ये आपकी जो होलकर रियासत है ये मध्य भारत जो प्रांत बना था उसमें शामिल हो जाती है। मध्य भारत प्रांत में शामिल हो जाती है। कौन शामिल हो गई? होलकर रियासत शामिल हो गई। अब ये जो होलकर रियासत है, ठीक है, अब ये मध्य भारत में शामिल हो गई, लेकिन इस समय भी यहाँ पर एक मराठा हुआ करते थे, तुकोजीराव। बार बार तुकोजीराव आ रहा है, तो ये तुकोजीराव कौन थे? तृतीय थे। तुकोजीराव तृतीय के समय 1947-48 में मध्य भारत प्रांत में शामिल हो गई आपकी कौन सी? होलकर रियासत। आया समझ में? ये होलकर, तुकोजीराव होलकर, ये अहिल्याबाई के सेनापति ये तुकोजीराव प्रथम है, जबकि 1947-48 देश आज़ादी के समय तुकोजीराव तृतीय है। तो ये हमारी क्या चीज़ें हुई? ये हमारे होलकर राजवंश। तो होलकर राजवंश में सीधा याद रखना है, होलकर राजवंश के अंदर पहले आधुनिक इतिहास हमने पढ़ा है, तो उसमें पढ़ा भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध कब हुआ? 1737 में हुआ, जिसके तहत आपके पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया, जिसके तहत दौला सराय की संधि हुई। दौला सराय की संधि के तहत
जो आपका जो क्षेत्र था नर्मदा और चंबल के मध्य का, वो हमने दे दिया पेशवा बाजीराव प्रथम को। पेशवा बाजीराव प्रथम आगे बढ़े 1740 में, लेकिन उसके तहत ही क्या हुआ, हांडिया और बड़वा खरगोन को जीतने के साथ में बड़वा के पास में वहाँ मतलब आपके रावड़खेड़ी महेश्वर खरगोन में उनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर इनकी समाधि बन गई। मृत्यु के पहले उन्होंने क्या किया, एक औपचारिक पत्र साइन करवाया, जिसके तहत ही 1732 के तहत होलकर इंदौरों को दे दिया गया, पवार जो इन देवास के राजवंश में, और उसके साथ आनंदराव धार और सिंधिया उज्जैन और ग्वालियर क्षेत्र में चले गए। अब इसमें जो प्रमुख राजवंश थे हमारे होलकर राजवंश थे। होलकर राजवंश के संस्थापक कौन, मल्हारराव होलकर हुए, और मल्हारराव होलकर ने ही यहाँ पर 1732 में यहाँ पर होलकर राजवंश की नींव रखी और उसके साथ ही नींव रखने के साथ राजवंशों को आगे बढ़ाया। लेकिन पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, इसका फायदा उठाया आपके मल्हारराव होलकर ने और उसके तहत ही संपूर्ण इंदौर पर अधिकार कर लिया। और मल्हारराव होलकर को क्या बोला जाता है, उत्तर और मध्य भारत का किंग मेकर बोला जाता है और मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार कहा जाता है। 1766 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ही इनकी जो पुत्रवधू है अहिल्याबाई होलकर और उनके पुत्र मालेराव होलकर, ये पेशवा की अनुमति से राज शासन को आगे बढ़ाते हैं। अहिल्या देवी होलकर एक प्रसिद्ध रानी बनी और उनके द्वारा ही क्या हुआ, नर्मदा घाट जो महेश्वर के पास में है या आपका महेश्वर दुर्ग, जिसे अहिल्या दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया गया। और उसके साथ में जो महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, टेक्सटाइल के लिए, उसका निर्माण करवाया गया। और उसके साथ में सोमनाथ शिव मंदिर, ये शिव की अनन्य भक्त थी अहिल्या देवी होलकर, तो शिव मंदिर आपका सोमनाथ और काशी का विश्वनाथ मंदिर 1780 इनका इन्होंने निर्माण करवाया। लेकिन 70 वर्ष की आयु में अहिल्या देवी होलकर की 1795 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यहाँ पे देखिए इनके सेनापति अहिल्या देवी होलकर के सेनापति तुकोजीराव होलकर 1795-97 तक अपने राज शासन को चलाते हैं। लेकिन तुकोजीराव होलकर के जो पुत्र है यशवंतराव होलकर 1799 में इनका राजतिलक होता है। 1801 में यशवंतराव होलकर सिंधियाओं की राजधानी उज्जैन पर आक्रमण करते हैं, 3000 सैनिकों को परास्त करते हैं और भयंकर लूटपाट करने के साथ अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। 1802 में पुनः सिंधियाओं पर आक्रमण हुआ और पेशवा बाजीराव द्वितीय को इन्होंने सिंधियाओं के साथ में पराजित कर दिया। 1804 में चंबल नदी के तट पर अंग्रेज सेनापति, ये याद रखना है कि यशवंतराव होलकर ने किस अंग्रेज सेनापति को परास्त किया, तो मानसल और बापूजी सिंधिया को परास्त कर दिया। 1805 में इनकी इस भयंकर रूप को देखते हुए राजपुर घाट की संधि हो गई, जिसके तहत यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों ने या फिर इनके बीच में हुई। अंग्रेजों ने जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी के मध्य महाराजा जितने भी महाराज हुए करते थे उनके ऊपर किसको रखा, यशवंतराव होलकर को, और इनका अधिकार यहाँ पे दे दिया गया। और इसके कारण मध्य प्रदेश का नेपोलियन ये किसे कहा जाता है, यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई 1811 में। और 47-48 में तुकोजीराव तृतीय के समय जो होलकर राजवंश था वो मध्य भारत प्रांत का विलय हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा मराठा राजवंश सिंधिया स्टार्ट करने वाले हैं। मराठाओं में होलकर राजवंश पढ़ने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं सिंधिया राजवंश। सिंधिया राजवंश का मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा नाम रहा है। सिंधिया राजवंश हमारे ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो संस्थापक है, इस सिंधिया राजवंश के संस्थापक, तो सिंधिया राजवंश के संस्थापक हैं राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया, सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया, अब ये पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि राणोजी सिंधिया के समय जो राजधानी थी वो ग्वालियर नहीं थी, वो उज्जैन थी। ठीक है, अब एक दौलत राय आएंगे, उनके द्वारा क्या होगा, एक राजधानी परिवर्तन की जाएगी और वो उज्जैन से सीधा ही राजधानी ग्वालियर की ओर लेके जाएंगे। लेकिन अभी पहले सिर्फ बेसिकली चीज़ें देख लेते हैं कि राणोजी सिंधिया सिंधिया वंश के संस्थापक हैं और राणोजी सिंधिया ने एक युद्ध लड़ा था। युद्ध का नाम है अमझेरा युद्ध। अमझेरा युद्ध, अमझेरा युद्ध 1729। अमझेरा युद्ध 1729 में राणोजी सिंधिया ने वीरता का प्रदर्शन किया, मतलब शत्रु दल में हाहाकार मचाया राणोजी सिंधिया ने। और वीरता का प्रदर्शन करने के कारण ही राणोजी सिंधिया को क्या मिला था, उज्जैन, उसके साथ में शाजापुर और इसका ही भाग
सुजालपुर, सुजालपुर, ठीक है। तो उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर ये राणोजी सिंधिया ने जीता। अमजेरा युद्ध, तो अमजेरा युद्ध कब हुआ? 1729 में हुआ। राणोजी सिंधिया ने वीरता का प्रदर्शन किया और उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर को जीत लिया। अब यहीं पे थोड़ा सा पॉइंट ये ध्यान रखना कि यही सिंधियाओं की क्या बनेगी? राजधानी। और पूछ लेता क्वेश्चन कि सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी और इसको राजधानी बनाया था राणोजी सिंधिया ने। इन्होंने राज शासन को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके साथ में ही राणोजी सिंधिया की 1745 में मृत्यु हो जाती है। 1745 में राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी राजा का जन्म होता है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक। तो सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए महादजी सिंधिया, सबसे प्रतापी शासक महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया का जो समय काल था वो था आपका 1761 से 1794 तक। सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक महादजी सिंधिया हुए। समय काल 1761 से 1794 तक हुआ। लेकिन उसके साथ ही महादजी सिंधिया सबसे प्रतापी इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने क्या किया? 1765 में एक कारनामा कर दिया। क्या कर दिया? 1765 में एक जाट सरदार हुआ करते थे, जाट सरदार। जाट सरदार का नाम था लोकेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र सिंह जो जाट सरदार थे, इनको इन्होंने पराजित कर दिया महादजी सिंधिया ने। और जो आपका प्रसिद्ध किला है ग्वालियर, और ग्वालियर किला जीता या छीन लिया एक तरीके से। 1765 में महादजी सिंधिया के द्वारा जाट सरदार लोकेंद्र सिंह के ऊपर आक्रमण किया गया और उनसे ये दुर्ग छीन लिया गया। तो ग्वालियर का दुर्ग पहले किसके पास में था? तो जाट सरदार लोकेंद्र सिंह के पास में। अब चला गया सबसे प्रतापी शासक महादजी सिंधिया के पास में। अब महादजी सिंधिया हुए, इन्होंने क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ? बीच बीच में सिंधिया राजवंश अब मराठाओं के अधीन थे, अब मराठाई राजवंश सिंधिया के एक पूर्वज हुए। तो फिर क्या हुआ? बीच बीच में कुछ चीजें तोड़ने वाली भी आई, जहां पर सिंधिया वंश क्या हुआ? कमजोर पड़ने लगा था। और इसी बीच में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये आंग्ल मराठा युद्ध है, ये शुरू हुआ था 1775 से 1782। अब आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा मतलब संपूर्ण जो पेशवा के अधीन जो भी मराठे थे। तो आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में 1782 तक चला था। लेकिन इसमें जो खतरा मंडरा रहा था वो आपके सिंधिया राजवंश पे, क्योंकि ये भी मराठा के अधीन थे। लेकिन उन्होंने बीच में क्या किया? आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ही इन्होंने 1780 में यहां पर महादजी सिंधिया ने युद्ध में भाग लिया। महादजी सिंधिया ने युद्ध में भाग लिया। अब युद्ध जो चल रहा था आंग्ल और मराठाओं के बीच में, अब उसका एक भाग कौन बन गए? महादजी सिंधिया बन गए। लेकिन फिर क्या हुआ? अब मराठा साम्राज्य तो कमजोर हो ही रहा था, लेकिन महादजी सिंधिया ने इस चीज को जान गए थे कि मराठाओं की स्थिति अंग्रेजों के आगे बहुत ही क्षीण हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक संधि कर ली, और उस संधि का जो नाम है, उस संधि का नाम है आपका सालाबाई संधि। सालाबाई संधि, सालाबाई संधि।
तो अगर क्वेश्चन बन भी जाता है कि सालाबाई का संबंध किससे है, तो यहाँ पे याद रखना है कि सालाबाई का संबंध अंग्रेज और मराठों के बीच में, और मराठों में भी कौन, सिंधिया। तो अंग्रेजों का एक सेनापति, अंग्रेजों के जो सेनापति हैं उनका नाम है अंग्रेज सेनापति एंडरसन, और महादजी सिंधिया के बीच में हुई। सालाबाई की संधि अंग्रेज सेनापति एंडरसन और महादजी सिंधिया के मध्य हुई, जिसके तहत यह बताया गया कि यमुना नदी के पश्चिम दिशा के क्षेत्र सिंधियाओं के अधीन होंगे, अब समझ रहे हैं आप यहाँ पर कि सालाबाई संधि एंडरसन और महादजी सिंधिया के बीच में हुई, और इसके तहत यह परिणाम निकला कि अंग्रेजों ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया कि यमुना नदी के पश्चिम दिशा के क्षेत्र। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये आप लोगों का ग्वालियर रियासत है। ये कौन सी रियासत, ग्वालियर। और यहीं से अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें आगे की, ये ग्वालियर है, और यहीं से हमारे इंदौर से कौन सी नदी निकलती है, चंबल ये आप लोगों का यहाँ से बहते हुई मंदसौर वगैरह, राजस्थान वगैरह, यहाँ पर आपका श्योपुर मुरैना वाला जो एरिया, भिंड वाला, उसके पास में इटावा में जाके चंबल नदी किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ये हम नदियों का जो मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात ये याद रखनी है कि दिशा बोला है उसने, कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर ये यमुना नदी है, यमुना नदी का ये पूर्व वाला भाग है, और ये कौन सा, पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो पश्चिम वाला क्षेत्र अगर देखेंगे ना, यमुना नदी का आपका ये इटावा यूपी का भाग है, तो इसका जो पश्चिम जो क्षेत्र है वो संपूर्ण किसके अधीन चला गया, वो हमारे मराठाओं के अधीन, सिंधिया राजवंश के अधीन चला गया। फिर आगे क्या हुआ, महादजी सिंधिया और आगे बढ़े, ये क्षेत्र अपने अधीन कर दिया, लेकिन उसके साथ में उन्होंने क्या कर दिया, मुगल सम्राटों की स्थिति उस समय बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, सब क्षेत्र विच्छिन्न अवस्था में थे। तो मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय को बंदी बना लिया था। किसने बंदी बना लिया था, बंदिर बनाया, ये महादजी सिंधिया ने नहीं बनाया है, ठीक है, ये याद रखना है कि महादजी सिंधिया ने शाह आलम तृतीय को बंदी से छुड़वाया था, जबकि शाह आलम तृतीय को बंदी बनाने का काम किया था, वो किया था कादिर खान ने, कादिर खान। तो मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय को बंदी बनाया था कादिर खान ने, और कादिर खान से मुक्त करवाया महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने कादिर खान से शाह आलम तृतीय को क्या करवा दिया, मुक्त करवा दिया, और इससे खुश होकर शाह आलम जो मुगल सम्राट तृतीय थे, इन्होंने महादजी सिंधिया को क्या बना दिया, अपना प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पीएम याद रखना, प्राइम मिनिस्टर आपके महादजी सिंधिया बन जाएंगे मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय के। फिर महादजी सिंधिया दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय को मुक्त करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय को गिरफ्तार कर लेता है या बंदी बना लेता है गुलाम कादिर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मुगल सम्राट कौन है, मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय को बंदी किसने बनाया, शाह आलम तृतीय को बंदी बनाया गुलाम कादिर ने। अब गुलाम कादिर, अब यहाँ पर क्या, ये जो मुगल थे इनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी।
अब यहाँ पर एक राजा या फिर जो आपके सरदार है या फिर एक तरीके से मुगल सम्राट है, उसको ही बंदी बना लिया है गुलाम कादिर ने। तो गुलाम कादिर ने बंदी बनाया था मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय को, तो इन्हें मुक्त करवाने का काम करवाया महाजी सिंधिया ने। अब महाजी सिंधिया ने इनको मुक्त करवाया तो मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय ने इनसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद महाजी सिंधिया को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। अब 12 पॉइंट समझ में यहाँ पर कि महाजी सिंधिया ने सर्वप्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद ही मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय को जो बंदी बनाया था गुलाम कादिर ने, तो गुलाम कादिर की चंगुल से उन्होंने इसको मुक्त करवाने का काम किया है। ठीक है, अब इसके आगे चीजें और आगे देखते हैं। तो ये देख लेते हैं, शुरुआत से हम लोग। सिंधिया राजवंश संस्थापक हैं राणोजी सिंधिया। अब राणोजी सिंधिया ने एक युद्ध लड़ा, युद्ध का नाम है अमझेरा युद्ध। अमझेरा युद्ध हुआ 1729 में, जिसमें वीरता का प्रदर्शन किया राणोजी सिंधिया ने। और उनको मिला, क्या मिला? उनकी राजधानी उज्जैन, उज्जैन के साथ में शाजापुर और सुजालपुर, ये दोनों शाजापुर, ये सुजालपुर शाजापुर का ही भाग है ना, उज्जैन है आपका। तो सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ये यहाँ पर चीजें हो गई क्लियर। अब राणोजी सिंधिया की उसके साथ ही क्या 1745 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उदय होता है सिंधियाओं के सबसे प्रतापी राजा या शासक का। तो सिंधियाओं के सबसे प्रतापी शासक थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया का जो कार्य अवधि है या फिर उनका जो समय काल है वो 1761 से 1794 का रहता है। लेकिन उसके पहले जो वीरता का प्रदर्शन किया राणोजी सिंधिया ने, अब करेंगे महाजी सिंधिया। और महाजी सिंधिया ने किया कब? 1765 में। 61 में शासक बने, 1765 में हमला किया जाट सरदार लोकेंद्र सिंह को पराजित किया और सरदार लोकेंद्र सिंह से एक किला जीता। किला आपका ग्वालियर का किला। तो ये कब बना था? ये 5वीं सदी में बना था, राजा सूरज सेन ने बनवाया था इसे। ठीक है, वो आपका किला है। और इसके बाद नेक्स्ट एक युद्ध होता है इसके बीच में, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में, जिसमें ग्वालियर पर खतरा आता देख महाजी सिंधिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 1780 में और एक संधि कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ में, सालाबाई संधि होती है अंग्रेज सेनापति एंडरसन के बीच में और महाजी सिंधिया के बीच में। और इसके तहत एंडरसन यहाँ पे बोलता है कि यमुना नदी के कौन से भाग, पश्चिम का जो भाग है वो संपूर्ण क्षेत्र आएगा वो सिंधियाओं के अधीन चला जाएगा। और उसके साथ में ही महाजी सिंधिया एक और आक्रमण करते हैं दिल्ली पर महाजी सिंधिया आक्रमण करने के साथ ही मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय को पराजित जो करके रखा है गुलाम कादिर ने, उसकी बंदिश से मुक्त करवाने का काम महाजी सिंधिया करते हैं। गुलाम कादिर ने किसे बंदी बनाया? शाह आलम तृतीय को। और शाह आलम तृतीय को महाजी सिंधिया छुड़वाते हैं, जिससे प्रसन्नचित होकर महाजी सिंधिया को यह अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेते हैं। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधिया राजवंश में आगे बढ़ते हैं और सिंधियाओं की जो राजधानी है, अभी राजधानी सभी को पता है कि सिंधियाओं की राजधानी वो ग्वालियर है। लेकिन ग्वालियर जो राजधानी है उसको बनाने का काम किसने किया था? दौलत राव सिंधिया ने। अब दौलत राव सिंधिया इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। और कब बनाया? तो इन्होंने बनाया 1810 में। सिंधियाओं की राजधानी ग्वालियर बना 1810 में दौलत राव सिंधिया ने। लेकिन इसके पहले एक पॉइंट पड़ा था कि सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो सिंधियाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी। और ये उज्जैन कब तक रही? 1810 तक रही। और 1810 तक ये राजधानी रही थी। तो इसको प्रारंभ में राजधानी किसने बनाया था? तो ये राणोजी सिंधिया ने बनाया था। ये भी चीजें क्लियर हुई थी हमारी। प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, राणोजी सिंधिया ने 1810 तक इसको रखा। लेकिन 1810 तक फिर राजधानी परिवर्तित होगा और दौलत राय सिंधिया इसको राजधानी को परिवर्तित करके ग्वालियर की ओर ले जाएंगे। लेकिन इसके बीच में क्या होगा? राज शासन आगे बढ़ेगा और एक संधि होती है, ग्वालियर संधि। ग्वालियर की संधि ये होती है 5 नवंबर 1817। 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि होती है। और ये होती है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। और
दौलत राय के बीच में, दौलत राव के बीच। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई और इसमें क्या बताया गया, इसमें पिंडारियों के विरोध में, पिंडारियों के विरुद्ध हुई। तो अगर क्वेश्चन भी आ जाता है कि ग्वालियर की संधि का संबंध किससे है, तो पिंडारियों के दमन के लिए उसको शुरू किया गया था और अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा और दौलत राव सिंधिया के बीच में संधि को 5 नवंबर 1817 को किया गया था। उसके बाद अन्य शासक हुए, लेकिन एक और शासक हुए आपके माधवराव सिंधिया। तो माधवराव सिंधिया है, इनकी जो मृत्यु होती है वो 1925 में होती है। 1925 में माधवराव सिंधिया की मृत्यु होने के बाद माधवराव सिंधिया के जो पुत्र का नाम है जीवाजीराव सिंधिया, और जीवाजीराव सिंधिया की जो उस समय उम्र होती है वो होती है मात्र 9 वर्ष, और 9 वर्ष की आयु में ही जीवाजीराव सिंधिया का राज तिलक होता है 9 वर्ष की आयु में। और आरा संबंध में माधवराव सिंधिया के पुत्र जीवाजीराव सिंधिया 9 वर्ष की आयु में राज तिलक हुआ। जीवाजीराव सिंधिया का फिर यहाँ पर होता है विवाह, और विवाह होगा विजया राजे सिंधिया के साथ, विजया राजे सिंधिया। और विजया राजे सिंधिया जिन्हें हम राजमाता के नाम से भी जानते हैं, तो राजमाता किसका उपनाम है, तो विजया राजे सिंधिया का। विजय राजे सिंधिया है, इनका जो जन्म होता है वो होता है आपके मध्य प्रदेश के सागर में। क्वेश्चन जहां से भी आए क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। माधवराव सिंधिया 1925 में मृत्यु, पुत्र हुए जीवाजीराव सिंधिया 9 वर्ष की आयु में राज तिलक, 9 वर्ष की आयु के बाद राज तिलक हुआ, फिर विवाह होगा राजमाता विजय राजे सिंधिया के साथ में विवाह हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, विजय राजे सिंधिया का सागर में हुआ। फिर विजय राजे सिंधिया से प्रभावित होकर, ठीक है, इन्होंने लोक सामाजिक कार्य या लोक उत्थान के बहुत सारे कार्य किए। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है मृदुला सिन्हा के द्वारा इनके जीवन के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है। तो प्रसिद्ध लेखिका का नाम याद रखना है, लेखिका है मृदुला सिन्हा ने विजया राजे सिंधिया के ऊपर या उनके जीवन के ऊपर जीवनी लिखी, और जीवनी का नाम है एक रानी ऐसी भी। जीवनी का संबंध किससे है, राजमाता विजय राजे सिंधिया से। इसका जो लेखिका है वो है मृदुला सिन्हा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे देश आजाद हुआ। 1947-48 में रियासतों का एकीकरण हुआ। एकीकरण होने के बाद जो जीवाजीराव सिंधिया थे, इनको भारत के जो प्रथम आपके प्रधानमंत्री बने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो JL नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत प्रांत के प्रमुख की शपथ दिलवाई। जीवाजीराव सिंधिया को जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत प्रांत के प्रमुख की शपथ दिलाई, और ये सिंधिया रियासत पूर्ण रूप से शामिल हो गई मध्य प्रदेश के मध्य भारत प्रांत में। और इसमें जो प्रांत है, इसमें 25 रियासतें आती थी, 25 रियासतें। ठीक है, तो शुरुआत से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सिंधिया राजवंश की राजधानी ग्वालियर को बनाया दौलत राव सिंधिया ने। 1810 तक रही। 1810 में दौलत राव सिंधिया ने बनाया। राजधानी पहले उज्जैन थी, राणोजी सिंधिया के समयकाल में। ग्वालियर की संधि कब हुई, 5 नवंबर 1817 में हुई, लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में, दौलत राव सिंधिया के बीच में, जिसमें पंडारियों के दमन के लिए कार्यवाही की गई। माधवराव सिंधिया इसमें एक राजशासक हुए जिनकी मृत्यु 1925 में होती है, और इन्हीं के पुत्र जीवाजीराव सिंधिया, इनकी आयु है मात्र 9 वर्ष। 9 वर्ष में इनका राज तिलक होता है। दीर्घ आयु में जाने के बाद जीवाजीराव सिंधिया का विवाह होता है, ठीक है, विजय राजे सिंधिया के साथ में, जिन्हें हम राजमाता के नाम से जानते हैं, और इनका जन्म स्थान सागर है। इनसे प्रभावित होकर हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला सिन्हा के द्वारा जीवनी लिखी गई। जीवनी का नाम है एक रानी ऐसी भी। लेकिन फिर 1947-48 में जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो इनको शपथ दिलाई दी गई। किसको, जीवाजीराव सिंधिया को JL नेहरू ने, ठीक है। ये दिलवाई गई थी भाई 1948 में, 1948 मई।
और इसमें कितने शामिल थी रियासतें? 25 रियासतें शामिल थी। तो ये मराठा राजवंश हमारा संपूर्ण पूरा हो चुका है, जिसमें हमने देवास में पवार राजवंश, होलकर इंदौर और उसके साथ में सिंधिया राजवंश आपका ग्वालियर, इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है भोपाल की रियासत या बेगमें।